Hello students, I am Monica from Abhimanyu Career Point and today I am here with lecture number 2 of your chapter Solid States. In the previous lecture हमने डिस्कशन करी थी फिजिकल प्रॉपर्टीज सॉलिड की क्या होती हैं, कुछ नई प्रॉपर्टीज हमने सीखी थी कि डिफ्यूजन भी होती है विच इज़ वेरी स्लो इन केस ऑफ सॉलिड्स. उसके बाद सॉलिड्स को क्लासिफाई किया था अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज दे आर ऑफ टू टाइप्स, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस, और उनके बारे में डिटेल स्टडी करी थी हमने, मतलब क्लासिफिकेशन करके उनको क्रिस्टलाइन के आगे के पार्ट्स, आगे के टाइप्स पढ़े थे. लेकिन उसको थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करके और जो आगे हमारे सिलेबस में उसको डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो हमने पढ़ा था, जिसमें ना वर्ड से ही हमें पता है लाइन मतलब परफेक्ट अरेंजमेंट, तो पार्टिकल्स की परफेक्ट अरेंजमेंट के बारे में हम अब पढ़ेंगे. ठीक है, तो जो परफेक्ट अरेंजमेंट होती है, 3D अरेंजमेंट होती है किसकी, पार्टिकल्स की. उन पार्टिकल्स को क्या कहते हैं, पॉइंट्स कहते हैं, एटम्स कहते हैं और लैटिस पॉइंट भी कहते हैं. उनकी इस अरेंजमेंट से जो क्रिस्टल बनता है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड लैटिस और क्रिस्टल लैटिस. ठीक है, अब देखो जैसे कि मान लो ये जो फर्स्ट पिक्चर है, इसमें मैंने कुछ एटम्स को अरेंज कर रखा है, इससे कुछ शेप बनाने की कोशिश करते हैं. क्या कुछ लैटिस पॉइंट मिलकर कुछ शेप बना रहे. लेट अस ट्राई like this. You can see they are making a shape of a cube. ऐसे ही यहाँ पर ये साथ वाले ये भी क्या आगे बना रहे हैं, क्यूब बना रहे हैं, राइट इससे आगे नेक्स्ट यू कैन सी हेयर इट इज अ क्यूब, उसके साथ वाला एक और क्यूब. तो ये क्रिस्टल बना कैसे है, क्यूब्स के रिपीटेटिव अरेंजमेंट से. ऐसे ही देखो यहाँ पर भी ये देखो एक और क्यूब है, इसके आगे भी ऐसे एक और क्यूब होगा. तो इन क्यूब्स के रिपीटेटिव अरेंजमेंट से ही क्या बना, हमारा क्रिस्टल लैटिस बना. अब जरूरी नहीं है कि हर बार लैटिस पॉइंट को मिलाने से क्यूब ही बनेगा, कुछ और भी बन सकता है, कोई और शेप भी बन सकती है. तो ये जो शेप होगी, ये जो हमारा लैटिस पॉइंट को बनाने से ये जो शेप बनी, दिस इज कॉल्ड यूनिट सेल. यूनिट सेल को रिपीटेटिवली अरेंज करने से पूरा का पूरा क्रिस्टल बनता है. और जो ये एक यूनिट सेल होता है, इट रिप्रेजेंट द प्रॉपर्टीज ऑफ होल क्रिस्टल. पूरे के पूरे क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज को ये रिप्रेजेंट करता है. जैसे कि एक बिल्डिंग का यूनिट क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, ब्रिक, एंड इट रिप्रेजेंट द प्रॉपर्टीज ऑफ होल बिल्डिंग. हमारी बॉडी का बेसिक यूनिट क्या है, सेल. सारे फंक्शंस कौन करता है, हमारी सारी प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती हैं, सेल पे डिपेंड करती हैं. तो यस, यूनिट सेल on which repetitive arrangement we get the whole crystal lattice and it represent the properties of whole crystal lattice. ठीक है, इसके आगे चलते हैं. अब यूनिट सेल के टाइप्स भी पढ़ते हैं. अभी तक तो मैंने शेप्स की भी बात की कि लैटिस पॉइंट मिलकर जरूरी नहीं है कि क्यूब भी बनाए, कुछ और शेप भी बना सकते हैं. तो शेप्स पर थोड़ा आगे डिस्कशन करेंगे. अभी एक दूसरे तरीके से यूनिट सेल के टाइप्स को स्टडी करते हैं कि एक क्यूबिकल यूनिट सेल मान के चलते हैं कि यूनिट सेल क्यूबिकल ही है, पर उसमें एटम्स कहाँ कहाँ पर अरेंज हो सकते हैं. एक क्यूबिकल यूनिट सेल ही है, जैसा हमने देखा कि लैटिस पॉइंट को मिलाने से क्यूब ही बन रहा है, लेकिन उसमें भी एटम्स बड़े अलग अलग तरीके से अरेंज हो सकते हैं. तो उस टाइप से, उस तरीके से हमने यूनिट सेल को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया है. एक तो है अपना सिंपल, बिल्कुल सिंपल, और ऑल्सो कॉल्ड प्रिमिटिव यूनिट सेल. प्रिमिटिव वर्ड का मतलब क्या है, प्राइमरी. दिस इज द बेसिक यूनिट सेल, ये हर जगह है, हमेशा होगा ही होगा. सेकेंड इज सेंटर्ड यूनिट सेल, मतलब कहीं ना कहीं सेंटर पे कुछ एटम्स आएंगे, हमें माइंड में ये क्लियर हो रहा है. ठीक है, और दूसरा ये पहले वाला जो हमारा था सिंपल, तो मतलब सिंपल ये प्रिमिटिव है. प्रिमिटिव तो हर बार रहेगा ही रहेगा, इतना अभी आपको समझ आएगा क्यों मैं कह रही हूँ प्रिमिटिव हर बार रहेगा. सो पहले प्रिमिटिव को समझते हैं बच्चों. इसमें एटम्स कहाँ कहाँ पर अरेंज है. इसमें एटम्स होते हैं बेटा जी कॉर्नर्स पे अरेंज. आप देखो अब आपको करना क्या है, एज आई सेड कि हम क्यूबिकल यूनिट सेल के बारे में पढ़ रहे हैं. तो आप जिस भी रूम में बैठे हो, दिस इज अ काइंड ऑफ क्यूब,
या क्यूबॉइड हो सकता है, पर आप इमेजिन करो कि ये क्यूब ही है, ठीक है। तो आप काउंट करो जहां पर आप बैठे उसके कितने कॉर्नर्स हैं। यू विल ऑब्जर्व 8 कॉर्नर्स हैं, 4 ऊपर एंड 4 नीचे हैं, 8 कॉर्नर्स हैं। और उन 8 कॉर्नर्स पे ही क्या लगे हैं, एटम लगे हैं, लेटिस पॉइंट लगे हैं। तो इस जो अरेंजमेंट हुई है हमारी, इसको कहते हैं सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म नहीं होता है कि एटम्स कहाँ पर अरेंज हुए हैं। क्वेश्चन यहाँ अराइज होता है कि यूनिट सेल के, मतलब हमारा जो क्यूब था, क्यूब के अंदर कितने एटम आए। मतलब तुम्हें अब यहाँ से पिक्चर से क्लियर हो रहा होगा बच्चों कि ये जो कॉर्नर पे एटम लगा, ये पूरा का पूरा क्यूब के अंदर नहीं आ रहा, इसका कुछ पार्ट, इवन मोस्ट ऑफ द पार्ट क्यूब से बाहर है। तो मुझे कैलकुलेट करना है कि एक एटम, वी कैन सी 8 एटम्स लगे हुए हैं टोटल, तो मुझे पहले कैलकुलेट करना है कि एक एटम का, वन सिंगल एटम का कितना पार्ट यूनिट सेल के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो फोकस करते हैं, ट्राई करते हैं इसको। मान लो ये एक यूनिट सेल है, तो पहले देखते हैं, एक एटम लेते हैं, एक एटम देखते हैं, और मुझे देखना है कि इसमें से कितना पार्ट बाहर है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये देखो, ये एक सिंपल एटम बना लिया, ये वाला, ये इसको मैं बना रही हूँ, ये किसका, ऐसे जाके, है ना, ऐसे ही है। ये वाले पॉइंट को अगर मैं ड्रॉ करूँ तो व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग इज कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है दैट इज वेस्ट, ये बिल्कुल भी यूनिट सेल के अंदर नहीं है, ये यूनिट सेल के बाहर है। मैं इसको हाफ कट कर सकती हूँ, पूरा का पूरा रूम के, अब तुम देखो रूम के ऊपर कॉर्नर में एक एटम लगा है, उसका ऊपर वाला हाफ तो अलग ऊपर जाएगा, रूम के अंदर तो नहीं आ रहा है ना। तो ऊपर वाला हाफ तुमने कट कर दिया, तुमने एटम का क्या कर दिया, हाफ कर दिया है, कट कर दिया एटम को हाफ में, ठीक है। उसके बाद अगर तुम यहाँ से देखो, मैंने ऊपर वाला यहाँ से एटम को कट कर दिया, अब उसके बाद मैंने उसको यहाँ से देखना शुरू किया कि छत पर खड़े और देख रहे हैं कि क्या सीन चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर तो मैं ऑब्जर्व करूँगी कि ये एक हेमीस्फीयर सा है, ठीक है, और जो एक रूम की वॉल ये जा रही है, कि ये जा रही है, कुछ ऐसा है। तो अब आप ऑब्जर्व करोगे कि एक तो ये हाफ एक्स्ट्रा है, इधर वाला हाफ रूम के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब मुझे दोबारा से ये हाफ कट करना पड़ेगा। मैंने कर दिया हाफ कट, ठीक है। उसके बाद जो मुझे ऑब्जर्व होगा वो ये होगा, ये हाफ मैंने दोबारा किया था। अब जो मुझे ऑब्जर्व होगा वो ऐसा, लाइक दिस, ये मेरा यूनिट सेल है। अभी उसमें भी देखो, ये जो हाफ मैंने दोबारा किया उसका भी हाफ करना पड़ेगा, क्योंकि इधर वाला पार्ट यूनिट सेल के अंदर नहीं है। तो मैंने एक बार फिर हाफ कर दिया, पहले जो पूरा स्फीयर था उसका हाफ किया, फिर उस हाफ का भी हाफ किया, और फिर उस हाफ का भी हाफ किया। उतना पार्ट यूनिट सेल के अंदर आ रहा है, बचा हुआ जो रिमेनिंग पार्ट है वो यूनिट सेल के अंदर आ रहा है। मतलब 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, यानी कि 1/8 पार्ट है जो यूनिट सेल के अंदर आ रहा है एक एटम का। एक एटम का कितना पार्ट यूनिट सेल के अंदर आ रहा है, 1/8। दिस इज कॉल्ड एटम इनसाइड द यूनिट सेल और कंट्रीब्यूशन पर एटम। एक एटम का कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8, बाकी का बाहर जो पार्ट है वो बाहर है, ठीक है। तो टोटल एटम्स तो 8 लगाए, क्योंकि 8 कॉर्नर्स थे, 8 एटम्स लगाए। एक एटम 1/8 कर रहा है, तो 8 एटम्स कितने करेंगे, 8 इंटू 1/8, दैट इज 1 एटम। तो आप देखो, आपने 8 एटम्स कॉर्नर पे अरेंज किए, लेकिन यूनिट सेल के अंदर सिर्फ कितने आ रहे हैं, अंदर आ रहा है एक एटम। दिस इज अबाउट primitive unit cell. Atom inside the unit cell is 1. You can also call it contribution in the unit cell is 1, or you can also call it rank of the unit cell, RANK, rank of unit cell. This is also 1. Clear? Now next चलते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसमें हमें नाम से क्लियर हो रहा है कि सेंटर में, यूनिट सेल के सेंटर्स में कुछ आएगा। लेकिन सिंपल वाला पार्ट यहां पर भी रहेगा, मतलब कॉर्नर्स पे एटम्स हमेशा रहेंगे,
कुछ भी हो जाए, सिंपल पढ़ रहे हैं, सेंटर्ड पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, कॉर्नर्स पे एटम्स हमेशा रहेंगे, ठीक है। दैट इज वाई दैट इज कॉल्ड प्राइमरी, प्रिमिटिव यूनिट सेल, क्योंकि वो हमारा प्राइमरी है, हमेशा रहेगा। अब सेंटर्ड यूनिट सेल, एज आई सेड कि सेंटर में कुछ ना कुछ आएगा, इसलिए 3 तरह का होता है, 3 टाइप्स होते हैं इसके। सो फर्स्ट वन जिसको अभी डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। तो फेसेस की बात करते हैं। हमारा जो ये क्यूबिकल रूम है उसके कितने फेसेस हैं? 6 फेसेस हैं, 4 तो वॉल्स हैं, लेफ्ट राइट फ्रंट बैक, एंड 1 इज रूफ, 1 इज फ्लोर, तो टोटल 6 फेसेस हैं, ठीक है। अब किया क्या है, देखो कॉर्नर्स पे तो अरेंज कर दिया एज वी हैव डिस्कस्ड इन प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब हर फेस के सेंटर में भी एक एटम लगा दिया। मान लो ये तुम्हारे सामने वाली वॉल है, उसके सेंटर पे भी क्या किया, एक एटम लगा दिया, ठीक है। दिस बिकम्स फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। हर 6 वॉल्स थी, 6 की 6 वॉल्स पे क्या कर दिया है, सेंटर में एक एटम लगा दिया। अब आप देखो, अब इसमें भी कॉन्ट्रीब्यूशन पढ़ना है कि एटम एक्चुअल में यूनिट सेल के अंदर कितने हैं। तो जो कॉर्नर्स पे लगाए थे वो, उनमें तो सिर्फ 1 एटम इनसाइड आ रहा था, है ना, ये देखो। लेकिन जो फेस पे लगाया है, जो वॉल पे लगाया है, उसका आधा पार्ट दूसरे रूम में जा रहा होगा। मतलब अगर मान लो ये इधर ऐसे एक और रूम है, लाइक दिस, कुछ ऐसे है, तो ये जो ब्लैक वाला एटम आपको दिख रहा है, ये इधर वाले रूम में भी तो होगा। हाफ एटम इधर होगा, इधर वाले में, हाफ एटम इधर भी तो होगा। तो मतलब जो वॉल पे लगा हुआ है, जो फेस पे लगा हुआ है, वो हाफ हमारे यूनिट सेल जिस पर हम स्टडी कर रहे हैं उसमें आ रहा है, और बाकी का जो हाफ है वो दूसरे वाले यूनिट सेल में जा रहा है जिस पर हम स्टडी नहीं कर रहे हैं। तो जिस पर हम स्टडी कर रहे हैं उसमें सिर्फ हाफ है उसका कंट्रीब्यूशन पर एटम का, ठीक है। और टोटल एटम कितने हैं वॉल्स पे? 6 हैं, क्योंकि 6 फेजेस हैं, 6 एटम्स हैं। एक एटम का हाफ है तो 6 एटम्स का कितना हो जाएगा? 3, राइट। फेसेस का 3 और कॉर्नर्स पे भी लगे हैं, कॉर्नर्स का 1, फेसेस का 3, टोटल कितना हो गया? 4। तो यहाँ पर फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का कंट्रीब्यूशन होता है बच्चों 4। रैंक ऑफ यूनिट सेल इज 4, एटम इनसाइड द यूनिट सेल इज 4। नेक्स्ट चलते हैं आगे, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है नाम से ही कि जो यूनिट सेल है उसके बीचों बीच पड़ा है। मतलब लाइक यू आर सिटिंग एट द सेंटर ऑफ योर रूम और आपकी जगह पे ही क्या है, कोई एटम पड़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। अब तुम देखो, अगर तुम्हारी जगह पर कोई एटम पड़ा हुआ है, जैसे कि तुम्हें यहाँ पर एक ब्लू से कलर का एटम दिख रहा है, बिल्कुल सेंटर में पड़ा हुआ है, और सिंपल यानी प्रिमिटिव वाले तो रहेगा ही रहेगा, एज आई ऑलरेडी सेड। तो कॉर्नर्स वाले पे तो रहेगा, यानी उसका कंट्रीब्यूशन जो कि हमें पता है 1 होगा ही होगा। और जो बॉडी सेंटर पे पड़ा, आपको पता है अगर आप बैठे हो बॉडी के यूनिट सेल के सेंटर पे, तो क्या आपका कोई भी पार्ट रूम के बाहर है? नहीं है, पूरा का पूरा एटम रूम के अंदर है, यूनिट सेल के अंदर है। मतलब ये पूरा का पूरा कंट्रीब्यूट कर रहा है। येस, इट इज डूइंग सो, यानी कि ये पूरा का पूरा क्या है, यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट कर रहा है। एक एटम है, पूरा का पूरा कर रहा है, मतलब इसका कंट्रीब्यूशन भी कितना हो गया? 1 हो गया। 1 is contributing through corners, 1 through body center, यानी टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 2, ठीक है। दिस वॉज अबाउट बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। आगे चलते हैं, अब एंड सेंटर्ड की बात करते हैं। बिल्कुल जैसे फेस सेंटर्ड में फेसेस पर लगाते हैं, यहाँ पर भी फेसेस पे लगाएंगे, लेकिन किसी 2 अपोजिट फेसेस पे। मतलब रूफ फ्लोर, या फिर फ्रंट बैक, या फिर लेफ्ट राइट, कोई भी 2 वॉल्स को, 2 फेसेस को चूज करके उनके सेंटर पे क्या लग जाएगा? एटम लग जाएगा। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। और कॉर्नर्स पे तो रहेगा ही रहेगा, प्राइमरी यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल, वो तो रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पर आपको पता है जो कॉर्नर्स वाले हैं वो तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 1, वी नो। एक एटम 1/8 करता है और 8 एटम्स मिलके 1 करेंगे।
और फेसिस पे लगे हुए हैं। फेस वाला कितना कंट्रीब्यूट करता है, अभी पीछे पड़ा, हाफ करता है। हाफ एटम इधर जिस यूनिट सेल में स्टडी कर रहे हैं, हाफ दूसरे में है, तो उसको काउंट नहीं करना है। हमारे यूनिट सेल में हाफ आ रहा है, मतलब एक फेस वाला एटम हाफ कंट्रीब्यूट करता है, और यहाँ पे दो फेसिस पे एटम है, तो 2 × 1/2 यानी कि 1 एटम इनसाइड द यूनिट सेल थ्रू फेसिस। ठीक है, तो अब 1 थ्रू कॉर्नर्स, 1 थ्रू फेसिस, टोटल कितने हो गए, 2 एटम्स इनसाइड द यूनिट सेल, और 2 विल बी द कंट्रीब्यूशन। ये हमारे, आप 2 टाइप ऑफ यूनिट सेल भी कह सकते हो, सिंपल एंड सेंटर्ड, या फिर 4 टाइप के यूनिट सेल भी बोल सकते हो कि सिंपल है, फेस सेंटर्ड है, बॉडी सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड है। दैट्स एब्सोल्युटली ओके। सो हेयर यू कैन सी अलग अलग तरह के, यही 4 तरह के जो यूनिट सेल, एज आई सेड, सिंपल, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। ठीक है, उसमें कहाँ कहाँ पर होते हैं, सिंपल में एट द कॉर्नर्स कंट्रीब्यूशन होता है सिर्फ 1। फेस सेंटर में कॉर्नर्स पे तो होते ही हैं जिसके लिए कंट्रीब्यूशन 1 होता है, 6 फेजेस पे भी होते हैं जिसका कंट्रीब्यूशन 3 होता है, तो टोटल कंट्रीब्यूशन इज 4। बॉडी सेंटर्ड में कॉर्नर्स पे तो होते ही होते हैं जिसका कंट्रीब्यूशन 1 होता है, और एक एटम पूरा का पूरा बॉडी पे भी होता है जो पूरी तरह कंट्रीब्यूट करता है, और इसीलिए इसका कंट्रीब्यूशन टोटल 2 होता है। एंड सेंटर्ड की बात करें तो कॉर्नर्स पे तो होता ही होता है जिसकी वजह से कंट्रीब्यूशन 1 है, और 2 एंड्स पे होता है, 2 अपोजिट फेजेस पे होता है जो हाफ हाफ कंट्रीब्यूट करते हैं जिसकी वजह से कंट्रीब्यूशन पूरा 1 होता है। तो टोटल कंट्रीब्यूशन अगर पूरे यूनिट सेल का डिस्कस करें तो दैट इज 2। क्लियर? ये हमारे अलग तरह के यूनिट सेल थे, लेकिन एक स्पेशल यूनिट सेल भी होता है, दैट इज कॉल्ड हेक्सागोनल यूनिट सेल। एक मिक्स्ड यूनिट सेल होता है, ना तो ये सिंपल है, ना तो ये फेस सेंटर्ड है, ना तो ये बॉडी सेंटर्ड है, ना तो ये एंड सेंटर्ड है। एक्चुअली देखो, हमने अभी तक क्यूबिक की बात की थी क्योंकि लैटिस पॉइंट मिलकर क्यूबिकल शेप बना रहे थे, है ना, लेकिन अब हम एक शेप ही अलग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, शेप्स हम बाकी की भी डिस्कस करेंगे, टोटल 7 शेप्स होती हैं, लेकिन वाई एम डिस्कसिंग दिस शेप, बिकॉज इसमें सिंपल बीसी बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड नहीं होता है, इसमें कुछ अलग ही होता है। बाकी की जो शेप्स हैं, द रिमेनिंग शेप्स, उनमें सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड हो सकता है, लेकिन इसमें इनमें से कोई नहीं होता। एक अलग तरह की अरेंजमेंट होती है इसमें एटम्स की, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड स्पेशल यूनिट सेल। ठीक है, और मिक्स्ड यूनिट सेल। और अभी हेक्सागोनल भी कहते हैं, तो हमें क्लियर हो रहा है हेक्सागन जैसी कुछ शेप होगी। यस, एग्जैक्टली। तो इसकी जो रूफ है और जो फ्लोर है दैट इज ऑफ हेक्सागन शेप, यू कैन सी हियर कि ड्रॉ हो रखा है। और जो वॉल्स हैं, ये देखो, ये हम वॉल्स भी ड्रॉ कर लेते हैं इसके साथ साथ, लाइक दिस। क्लियर? अब एटम्स कहाँ कहाँ पर है, कॉर्नर्स पे, एज वी नो कॉर्नर्स पे तो होते ही होते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे सिंपल वाला तो फॉलो कर रहा है, पर वो उसमें सिंपल में खाली कॉर्नर्स पे थे, पर यहाँ कुछ और भी है। यहाँ पर एंड सेंटर्ड की तरह उसके 2 अपोजिट फेसेस पे भी आप कहोगे आप एंड सेंटर्ड है, लेकिन ये खाली एंड सेंटर्ड के नहीं, बॉडी में भी एटम आते हैं। और बॉडी में हमने तो सिर्फ एक एटम पढ़ा था बॉडी में, कि बॉडी में एक एटम आता है बॉडी के सेंटर में, लेकिन यहाँ पे 3 एटम आते हैं बॉडी में, लाइक दिस। तो ये अरेंजमेंट एक तो हेक्सागोनल अरेंजमेंट है, एक अलग तरह की शेप है, पर ये शेप ना तो बॉडी सेंटर्ड है, ना सिंपल है, ना फेस सेंटर्ड है, ना एंड सेंटर्ड है। एटम कहाँ कहाँ अरेंज है, एक तो ऊपर के 6 कॉर्नर्स और नीचे के 6 कॉर्नर्स, यानी कि 12 कॉर्नर्स। उसके बाद कहाँ पर अरेंज्ड है, 2 एंड्स पर, 2 अपोजिट एंड्स, एंड 3 एट दी बॉडी सेंटर। अब पहले कैलकुलेट करते हैं भाई इसका कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा। सबका करेंगे, कॉर्नर्स का भी करेंगे, एंड्स का भी करेंगे, और बॉडी सेंटर का भी करेंगे। बॉडी में हमें पता है कि अगर 3 एटम है तो वो पूरे के पूरे तरह यूनिट सेल के अंदर ही हैं, पूरी की पूरी तरह यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उसका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो फुल होगा। 3 एटम है तो पूरे के पूरे 3 एटम्स कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है,
और एंड पे जो फेसेस पे हैं वो हाफ कंट्रीब्यूट करते हैं, और कितने हैं वो टोटल 2 हैं, तो 2 इंटू हाफ यानी कि 1, ये पूरा 1 कंट्रीब्यूट करेंगे। अब जो इंपॉर्टेंट है, कॉर्नर्स वाले जो हैं वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। अब तुम देखो ऊपर का हाफ तो अब भी उठ जाएगा, जैसे हमारा पहले भी था, जैसे हमने लास्ट वाले में भी डिस्कस किया था, सिंपल वाले में भी हम डिस्कशन कर रहे थे कि कुछ ऐसे है, तो ऊपर का हाफ तो फॉर श्योर उड़ ही जाएगा, उसको तो हमें कंसीडर करना ही नहीं है, ऊपर वाला हाफ उड़ जाएगा। लेकिन ऊपर वाला हाफ हमें कट करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ ऊपर से देखना है, ठीक है। यहाँ ऊपर से देखने के बाद मुझे क्या ऑब्जर्व होगा, ये रहा एटम, और अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो इट इज समथिंग लाइक दिस, राइट। तो यहाँ पे मेरे को क्लियर होगा कि ये 1/3 है अंदर, मतलब क्योंकि आपको पता है हेक्सागन में एंगल 120 डिग्री होता है, मतलब ये 120 डिग्री, इधर का ये 120 डिग्री, ये 120 डिग्री, टोटल 360 डिग्री, राइट। तो मतलब ये 1/3 है अंदर, बाकी सब बाहर है, तो मेरे को इसका 1/3 चाहिए, मैंने 1/3 कर दिया। ये कितना हो गया 1/6, ये कितना हो गया 1/6। पहले हाफ कट किया, हाफ का मुझे जो चाहिए सिर्फ 1/3 चाहिए, मैंने वो 1/3 रख लिया, ठीक है। हाफ का मैंने क्या करा 1/3 रख लिया एंड बाकी को जाने दिया, ठीक है। तो 1/6 एटम आ गया जो कंट्रीब्यूट करता है, तो एक एटम का 1/6 ही है जो कंट्रीब्यूट करता है एटम यूनिट सेल के अंदर, ठीक है। और टोटल एटम कितने हैं जो कॉर्नर्स पे लगे हैं, 12 कॉर्नर्स है, तो 12 एटम्स, 6 2s are 12, यानी 2 atoms are contributing through corners, 2 atoms through corners, 1 atom through faces and 3 atoms which are present at the body center। तो टोटल कितना हो गया 6। हेक्सागन, हेक्सा का मतलब ही क्या होता है 6, so the contribution here is 6। क्लियर? दिस इज अबाउट अ मिक्स्ड यूनिट सेल। एक अलग तरह की शेप तो चलो होती है, शेप तो और भी होती हैं, पर इसमें जो अरेंजमेंट होती है वो भी अलग होती है, वो भी डिफरेंट है, दैट इज़ वाई इसको हमने स्टडी किया है, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। अब एज आई वॉज डिस्कसिंग अबाउट दी शेप्स, की अलग अलग शेप्स होती हैं यूनिट सेल की, है ना, कि अभी तो लेटिस पॉइंट को मिलाने से क्यूब बना, पर हो सकता है कुछ अलग भी बने। वो अलग किस चीज़ों पे डिपेंड करता है। क्यूब, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्यूब की क्या प्रॉपर्टीज़ है, क्या ऐसी कंडीशंस हैं कि आप कहोगे कि ये जो शेप है वो क्यूब ही है, कोई और शेप हो ही नहीं सकती है, आप किस चीज़ पे कह सकते हो? अकॉर्डिंग टू मी आप कहोगे इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों इक्वल होंगी, राइट। यहाँ पर लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट को हम कहते हैं एक्सियल लेंथ, इसको हम कहते हैं एक्सियल लेंथ। ये देखो क्यूब का मैंने एक कॉर्नर पकड़ा इधर से, ये इधर आगे वाली साइड ये लेंथ A, इधर साइड में जाती हुई ब्रेड्थ B, और ये इधर से हाइट ऊपर को जाती हुई C, ठीक है। ये मैंने तीनों चीजें मान ली, और क्यूब के लिए आई नो लेंथ इज इक्वल्स टू ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू हाइट, आई नो दैट। ये कंडीशन है एक यूनिट सेल के क्यूबिकल होने की। और अगर मैं बात करूं एंगल्स की, तो मुझे पता है कि इनके बीच में ये, जैसे देखो ये जो एंगल है दिस इज कॉल्ड अल्फा, ए के सामने वाला एंगल अल्फा, दैट इज 90 फॉर श्योर। बाकी की कोई भी एजेस लोगे, जैसे कि बी और ए के बीच का एंगल, सी के सामने वाला एंगल गामा होता है, बी के सामने वाला एंगल बीटा होता है, ये भी 90। आप चेक कर लो, कोई भी एक कॉर्नर ऑब्जर्व करो अपने रूम का, दो वॉल्स, दो एजेस के बीच का जो एंगल है वो 90 है, यानी अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। दिस इज द कंडीशन फॉर अ क्यूबिकल यूनिट सेल, राइट। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर तरह का जो यूनिट सेल आएगा, अलग अलग यूनिट सेल आएगा, वो इस कंडीशन को फॉलो करें। नो, हो सकता है कि वो कुछ और कंडीशंस को फॉलो करते हो सकता है उसमें ए बी सी की वैल्यू इक्वल ना हो सकता है उसमें अल्फा बीटा गामा इक्वल हो पर 90 ना हो सकता है वो अलग अलग हो।
तो कुछ भी अलग अलग कंडीशंस हो सकती है और उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग उनकी शेप भी क्या होगी, बदल जाएगी। क्योंकि तुम्हें पता है ए बी सी अगर इक्वल नहीं है तो यू कांट कॉल इट अ क्यूब, उसको कुछ हम और शेप कह सकते हैं। मान लो ए बी सी इक्वल नहीं है बट अल्फा बीटा गामा 90, आपको पता है वो क्यूबॉइड की एक शेप देगा, है ना। तो यानी यहाँ से मुझे कुछ क्लियरेंस मिल रही है कि यहाँ पर अगर ए बी सी अल्फा बीटा गामा चेंज होते हैं तो शेप्स भी चेंज होगी। ये जो ए बी सी हैं दीज आर कॉल्ड एज एक्सियल लेंस एंड अल्फा बीटा गामा को हम कहते हैं बेटा जी एक्सियल एंगल्स। और ये जो पूरा का पूरा हमारा पार्ट है ए बी सी अल्फा बीटा गामा, जिसके वेरी करने से शेप्स वेरी करती है, दिस इज कॉल्ड सेल पैरामीटर। सेल के पैरामीटर्स हैं जिस पर सेल की यूनिट सेल की शेप डिपेंड करती है। तो अब इनको अलग वेरी करने से क्या जो है अलग अलग शेप्स हमें देखने को मिलती हैं हमारे यूनिट सेल्स में। दीज 7 शेप्स विच वी कैन ऑब्जर्व, फर्स्ट इज क्यूबिक, second is tetragonal, third is orthorhombic, fourth is monoclinic, fifth is triclinic, sixth is hexagonal and seventh is rhombohedral। अब आप कहोगे कि इसको लर्न कैसे करें, दैट्स वेरी डिफिकल्ट कि मैं कहूँ इसको ऐसे याद कर लो 7 शेप्स और इसके सारे सेल पैरामीटर्स याद कर लो। इट्स वेरी डिफिकल्ट, वेरी टाइम कंज्यूमिंग, क्रैमिंग करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। पर हम इसके लिए कुछ शॉर्ट तरीका, थोड़ा सा हिंट लेने की कोशिश करेंगे। एक बहुत सिंपल सी लाइन है, जस्ट राइट डाउन अलॉन्ग विद मी, इट्स वेरी फनी। सी तेरी और मेरी ट्राईसाइकिल हो गई रेड। जस्ट 2 kids are talking to each other। सी तेरी और मेरी ट्राईसाइकिल हो गई रेड, ठीक है। दैट्स वेरी इजी टू लर्न। अब ये लर्न क्यों की गई है? हेयर सी आई हैव रिटन द स्पेलिंग रोंग, एस की जगह मैंने सी लिखा है ताकि हम सी को रिलेट करेंगे क्यूबिक से। सी फॉर क्यूबिक, तेरी फॉर टेट्रागोनल, और फॉर ऑर्थोरोम्बिक, मेरी फॉर मोनोक्लिनिक, ट्राई फॉर ट्राइक्लिनिक, हो गई फॉर हेक्सागोनल एंड रेड फॉर रोम्बोहेड्रल। दैट्स वेरी इजी। 2 बार भी तुम टेबल को ड्रॉ करोगे, टेबल इतना लर्न हो जाएगा। ये 7 शेप्स इसी ऑर्डर में याद करनी है, क्योंकि जब इसी ऑर्डर में याद होंगी हमें ये लर्न करना, ये पूरे के पूरे सेल पैरामीटर्स लर्न करने इजी हो जाएंगे, ठीक है। तो क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल एंड रोम्बोहेड्रल आर दी 7 शेप्स। अब इनके लिए सेल पैरामीटर्स डिस्कस करते हैं। अभी बच्चे आपको जो पता है वो इतना पता है कि क्यूबिक के लिए सेल पैरामीटर्स क्या हैं। क्यूबिक के लिए अभी अभी हमने डिस्कस किया कि जो ए बी सी यानी एक्सियल लेंस होंगी वो इक्वल होती हैं, और अल्फा बीटा गामा जो होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। अब बाकियों के कैसे लर्न करेंगे, आपको क्या करना है, नीचे जाते जाते जैसे हम नीचे जा रहे हैं शेप्स की तरफ, आपको क्या करना है, एक इक्वल्स टू हटाकर एक अनइक्वल्स टू लगाना है। दैट्स इट, यू हैव टू डू। एक इक्वल्स टू की जगह एक अनइक्वल्स टू लेकर आना है, ठीक है। जैसे देखो क्यूबिक में सारी चीजें इक्वल है, उससे नीचे आए टेट्रागोनल पे आपने एक इक्वल्स टू को अनइक्वल्स टू बना दिया, बाकी सब सेम है, डिटो सेम है। ए इज इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल टू सी, बाकी अल्फा बीटा गामा 90 है। उससे आगे आए, नेक्स्ट पे चलते हैं, ऑर्थोरोम्बिक, एक और अनइक्वल टू आ गया, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, बट अल्फा बीटा गामा तीनों 90 है। क्लियर। अब एक्सियल लेंथ तो सारी अनइक्वल होगी, अब आएंगे एंगल्स पे, मोनोक्लिनिक की टर्न पे, ठीक है। अल्फा और गामा तो 90 है पर बीटा इक्वल नहीं है, बीटा 90 नहीं है, एक इनइक्वालिटी और आ गई, ठीक है। यहां तक पहली 4 तो बहुत इजी है, 1 by 1 टर्न चल रही है। देन ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक इज द मोस्ट अनसिमेट्रिक, ये याद रख लो, सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिक है। सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिक का मतलब है कि इसमें कुछ भी इक्वल नहीं है,
सारी चीजें, a इज नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इज इक्वल टू गामा नॉट इज इक्वल टू 90 डिग्री, कोई भी 90 नहीं है इनमें और कोई भी एक दूसरे से इक्वल नहीं है. सो दिस इज द मोस्ट अनसिमेट्रिक. ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं हम हेक्सागोनल. हेक्सागोनल तो हमने अभी करी है, हमें याद भी है कि जो दो साइड्स होती हैं वो ऐसे इक्वल होती है, पर जो तीसरी वो ऐसे जा रही है वो इक्वल नहीं है ना. तो a इज इक्वल्स टू b नॉट इक्वल टू c, वी नो दैट. और एंगल हमें पता है ये 120 डिग्री होता है ना. गामा इज इक्वल्स टू 120 डिग्री एंड अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, वी नो दैट, पता है हमको ये चीज़. ठीक है, उसके बाद रोम्बोहेड्रल लास्ट. रोम्बोहेड्रल हमने फिर से क्यूबिक से उठा लेना है. ठीक है, a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू c, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा, बिल्कुल सेम. पर ये अल्फा भी 90 नहीं है, बीटा भी 90 नहीं है, गामा भी 90 नहीं है, पर तीनों आपस में इक्वल है. दैट्स इट. a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू c, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा, बट दे आर नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री. दैट्स इट. आपको इसी पैटर्न में शेप्स याद करने का फायदा पता चल गया कि आपको एक पैटर्न में ये सारे सेल पैरामीटर्स भी याद हो गए. अब अगर हम डिस्कस करें, इसको सोचें, सिंपल में देखो, क्यूबिक के आगे टाइप्स होंगे. सिंपल यूनिट सेल होगा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होगा, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होगा, है ना. ऐसे ही टेट्रागोनल के भी आगे सिंपल टेट्रागोनल होगा, फेस सेंटर टेट्रागोनल होगा, बॉडी सेंटर टेट्रागोनल होगा, एंड सेंटर टेट्रागोनल होगा, है ना. होना चाहिए है. इसके भी ऐसे 4 होंगे, इसके भी 4 होंगे, इसके भी 4 होंगे, इसके भी 4 होंगे, इसके भी 4 होंगे. इसका चलो मैं मान सकती हूँ, मैंने पढ़ लिया है कि स्पेशल है, मिक्स्ड होता है, ना तो सिंपल, ना बॉडी सेंटर, ना फेस सेंटर, ना एंड सेंटर. अभी पढ़ा हमने लास्ट स्लाइड में. तो चलो ठीक है, इसके लिए 1 होगा मान लिया, और इसके लिए भी 4 होंगे, है ना. तो अकॉर्डिंग टू मी एटलीस्ट 25 यूनिट सेल टोटली एग्जिस्ट करने चाहिए, राइट. लेकिन एक्सपेरिमेंटली जो हमने देखा, ब्रेवियस ने देखा, वो क्या था कि 25 यूनिट सेल एग्जिस्ट नहीं करते हैं. टोटल 14 यूनिट सेल ही हैं जो एग्जिस्ट करते हैं. ऐसा नहीं है कि अगर क्यूबिक है तो क्यूबिक के चारों एग्जिस्ट करेंगे. स्टेबिलिटी इश्यूज भी तो होते हैं ना, कहीं पर हिंडरेंस आ गई तो वो तरह का यूनिट सेल नहीं एग्जिस्ट कर पाएगा. जैसे मान लो टेट्रागोनल है, तो टेट्रागोनल का जरूरी नहीं कि सिंपल भी होगा, फेस सेंटर भी होगा, बॉडी सेंटर भी होगा और एंड सेंटर भी होगा. नहीं, कुछ होंगे, कुछ एग्जिस्ट कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे. तो इसको फाइनली जो हमने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया वो ये ऑब्जर्व किया कि टोटल 14 यूनिट सेल ही हैं जो एग्जिस्ट कर सकते हैं. दीज आर कॉल्ड 14 ब्रेवियस लैटिसेस. 14 ब्रेवियस लैटिसेस. क्लियर, ये हैं जो एग्जिस्ट करते हैं. अभी देखते हैं फटाफट कि कौन से 14 है वो. लेट्स गेट हियर. अभी तक ये पैरामीटर्स तक का मेरा टेबल बिल्कुल सेम है, मैंने कुछ चेंज नहीं किया. एक्सपेरिमेंटल जो मुझे यूनिट सेल ऑब्जर्व होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं उसके बारे में लिखते हैं. जो क्यूबिक है उसमें एंड सेंटर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, सिंपल एग्जिस्ट करते हैं. सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होता है. फेस सेंटर्ड क्यूबिक को हम लिखते हैं FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक. बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यानी BCC, ऐसे लिखते हैं. अगर टेट्रागोनल की बात करें तो सिर्फ सिंपल और बॉडी सेंटर्ड एग्जिस्ट करता है. ऑर्थोरोम्बिक में चारों एग्जिस्ट करते हैं. मोनोक्लिनिक में सिर्फ सिंपल और एंड सेंटर्ड एग्जिस्ट करता है. उसके बाद ट्राइक्लिनिक में सिर्फ सिंपल, ऑब्वियसली अनसिमेट्रिक है बहुत ज़्यादा. हेक्सागोनल एक अलग तरह का यूनिट सेल होता है, कोई सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड कुछ है ही नहीं है. इसीलिए हमने इसको अलग से स्पेशली पढ़ा भी है, बिकॉज दिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ यूनिट सेल. देन रोम्बोहेड्रल में भी सिर्फ सिंपल ही एग्जिस्ट करता है. सो यू कैन काउंट देयर आर ओनली 14 यूनिट सेल, जबकि 25 हो सकते थे. पर एक्चुअल में, रियलिटी में, एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि सिर्फ 14 यूनिट सेल हैं जो एग्जिस्ट करते हैं. क्लियर, दीज आर कॉल्ड एज 14 ब्रेवियस लैटिसेस. आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर होगा. तो गाइज एक बार इस टेबल को नोटबुक पे अच्छे से प्रैक्टिस करना, बिल्कुल उस निमोनिक के साथ में. सी तेरी और मेरी ट्राई साइकिल हो गई रेड. उसके साथ ये एक बार पैरामीटर्स बनाना.
एंड इसको भी एक बार लिख कर देखना, एक बार देख के लिखो, एक बार बिना देखे लिखो, आपको फॉर श्योर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे नेक्स्ट सेशन में पूछ सकते हो बच्चों। थैंक यू।